विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। आर्थिक विश्लेषण की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक तो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी है समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग रेगनर फ्रिश ने 1933 में किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों जैसे परिवार, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। माइक्रो MICRO शब्द ग्रीक शब्द माइक्रोज MIKROS से बना है, जिसका अर्थ है छोटा, स्मॉल। इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता वस्तु को दी हुई कीमतों पर एवं दी हुई आमदनी से किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है और एक फर्म वस्तु की दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन करेगी, एक उद्योग में वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है, उत्पादन के साधनों का प्रतिफल अर्थात आय का वितरण कैसे निर्धारित होता है, साधनों का आवंटन विभिन्न उपयोगों में कैसे होगा, इन सब का हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये विषय शामिल होते हैं: वस्तु मूल्य निर्धारण, कीमत सिद्धांत जिसके अंतर्गत मांग का सिद्धांत और उत्पादन व लागत का सिद्धांत। फिर है साधन मूल्य निर्धारण, वितरण का सिद्धांत जिसके अंतर्गत मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ की इनका निर्धारण कैसे होता है, ये सब भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। और फिर है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अब है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जैसे राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल निवेश, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास और आर्थिक विकास में उतार चढ़ाव, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अब है समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या क्या विषय शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत है आय व रोजगार का सिद्धांत, इसके अंतर्गत उपभोग फलन का सिद्धांत और निवेश का सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है तथा गुणक व त्वरक के माध्यम से व्यापार चक्र के सिद्धांत का भी इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। फिर है सामान्य कीमत स्तर तथा मुद्रास्फीति का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा अपस्फीति एवं मुद्रा संस्फीति आदि का जो सिद्धांत है उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। फिर है आर्थिक विकास का सिद्धांत और इसके अंतर्गत आर्थिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत विकसित एवं विकासशील देशों की विकास संबंधी समस्याओं एवं आर्थिक वृद्धि दरों का विश्लेषण इसमें किया जाता है। फिर है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय में मजदूरी तथा लाभ के सापेक्षिक हिस्से का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये सारे विषय समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित आर्थिक व्यवहार आता है, जबकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक व्यवहार समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व।
कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व कहाँ कहाँ है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला महत्व है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र या कीमत सिद्धांत की सहायता से निष्कर्ष निकालना। किसी वस्तु की कीमत मांग व पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है और संतुलन कीमत पर कुल मांग की मात्रा कुल पूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। यदि मान लो कि कीमत इससे ऊपर हो जाती है तो इसका मतलब है कि बाज़ार में मांग की पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है। तो इस प्रकार जो माल है वो बचा हुआ रह जाएगा और इसके निष्कर्ष भी बदल जाएंगे। फिर है कीमत सिद्धांत व आर्थिक नीति। कीमत सिद्धांत का उपयोग सरकार के कार्यों का विश्लेषण करने में भी कर सकते हैं। सरकार कई वस्तुओं पर की कीमत निर्धारित कर उनका नियमन कर सकती है। जैसे भारत में चीनी पर आंशिक नियंत्रण है, उसकी पॉलिसी चलती है। सरकार क्या करती है कि चीनी मिलों से निश्चित भाव पर खरीद कर जनता को वो वितरित करती है और बाकी बची हुई चीनी खुले बाजार में बेची जा सकती है। तो हम इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सरकार की नीतियों का प्रभाव चीनी के उत्पादन, उपभोग इनके ऊपर देख सकते हैं। फिर तीसरा है कीमत सिद्धांत या व्यष्टि अर्थशास्त्र व आर्थिक कल्याण। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग हम आर्थिक कल्याण की जांचने में भी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को वस्तुओं सेवाओं के उपभोग से कितना संतोष प्राप्त हुआ है, यह आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का पहलू है और यह कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र व व्यावसायिक उपक्रमों का प्रबंध। इसमें मांग विश्लेषण, लागत विश्लेषण, लीनियर प्रोग्राम इनकी सहायता से हम अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व वस्तु एवं साधनों के प्रवाह है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक और तो हम व्यवसाय से परिवारों की तरफ वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ परिवारों से व्यवसायों की तरफ उत्पादन के साधनों के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का सार्वजनिक वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन में प्रयोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति की लोचों का अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत किसी वस्तु पर लगे हुए कर का भार जानने के लिए मांग की लोच का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसके अंतर्गत लाभों का अध्ययन करने के लिए तथा मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव जानने के लिए आयातों व निर्यातों के बारे में मांग व पूर्ति की लोचें देखी जाती है और इसके आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। पहली है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता। जैसा कि हमने अध्ययन किया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम कुल रोजगार, कुल आय, देश में सामान्य कीमत स्तर, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत हम नहीं कर सकते। इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। फिर है पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की दशा को मानकर चलता है जो कि व्यवहार में नहीं पाई जाती है। फिर है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। पहला है सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में महत्व, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो इसका पहला महत्व है सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में महत्व। सरकारें आर्थिक नीतियां निर्धारित करती हैं ताकि जो देशवासी हैं उनको रोजगार प्राप्त हो सके,
निर्धनता कम हो सके, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके, सामान्य कीमत स्तर स्थिर रहे, देश में बचत और निवेश की दरों में वृद्धि हो। तो इस प्रकार इनसे संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और नीतियां लागू की जाती है। दूसरा है आर्थिक नियोजन व समष्टि अर्थशास्त्र। वर्तमान में चाहे वह विकासशील देश हो या विकसित देश, आर्थिक नियोजन के द्वारा अपना आर्थिक विकास करते हैं और आर्थिक नियोजन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है कि बचत व निवेश की दरें निर्धारित की जाती है, इनको कैसे बढ़ाया जाए इसके उपाय किए जाते हैं। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक होता है। एक उद्योग में मजदूरी का निर्धारण अर्थव्यवस्था में मजदूरी की सामान्य स्थिति से प्रभावित होता है। एक वस्तु की कीमत में देश में जो प्रचलित कीमत है उससे प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन भी आवश्यक होता है। समग्र या समूह का ज्ञान प्रत्यक्ष से भी आवश्यक है, अलग से भी आवश्यक है, क्योंकि समूह या समग्र का अध्ययन व्यक्तिगत इकाइयों के जोड़ मात्र से ही नहीं होता है, बल्कि इसका हमें अलग से भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। फिर है अर्थशास्त्र, जो समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। समष्टि अर्थशास्त्र में जोड़कर परिणाम निकालने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। सामान्य मूल्य स्तर का पता लगाने के लिए थोक मूल्य सूचकांक बनाए जाते हैं, जिनमें भार निर्धारण, वस्तुओं के चुनाव की कौन कौन सी उसमें वस्तुएं होगी, कौन कौन सी कीमत, इन सब में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसकी प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। फिर है भ्रमात्मक परिणाम निकाले जाने का भय। कभी कभी सांख्यिकी विधियों से हम पूर्णतः परिचित नहीं होते हैं, इसलिए इसके गलत परिणाम भी निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कि एक तरफ कृषि जो पदार्थ हैं उनके मूल्य कम हो गए हैं, जबकि दूसरी तरफ औद्योगिक पदार्थों के कीमत बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य कीमत क्षेत्र को लगभग स्थिर देखकर इन दोनों आर्थिक क्षेत्रों में विपरीत दिशाओं का ज्ञान नहीं हो सकेगा। तो ऐसी स्थिति में निष्कर्षों का सही अर्थ लगाना होता है, लेकिन सांख्यिकी विधियों से हम पूर्णतः परिचित नहीं होने के कारण इसके गलत परिणाम निकाले जाने का भी डर बना रहता है। फिर है विशाल इकाइयों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने में कठिनाई। किसी भी अर्थव्यवस्था संबंधित बड़ी इकाइयों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय निवेश, आर्थिक विकास की दर, सामान्य मूल्य स्तर आदि को लक्ष्य के अनुसार बदलना काफ़ी कठिन होता है।